सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यस मैथ्स एकेडमी। आशा करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। और आगे हम बढ़ चले हैं। अभी तक की हमारी जो कहानी थी, हम चैप्टर 3 के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के पार्ट 3 में आके खड़े हो गए हैं। तो डाल लो हेडिंग पार्ट 3। ठीक है, आज हमारा हो गया पार्ट 3। प्रीवियस क्लासेस में आशा करता हूँ कि प्रीवियस क्लासेस जो है दोनों चैप्टर्स आपने देख लिए होंगे। लीनियर इक्वेशंस के बिल्कुल पौने 2 घंटे का था, एक घंटे का था। तो अच्छे से हमने बेसिक फाउंडेशन उसकी बना ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी पिछली क्लास में आपको पता होगा हमारी एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी। अभी तक का सिनेरियो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या सीखा। बात ये हो रही है कि हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती है उसको सीख लिया बारीकी से। फिर उसको सॉल्व करने के लिए उसका सॉल्यूशन क्या होता है हमने सीखा कि एक्स और वाई की वैल्यूज़ का सॉल्यूशन होता है बच्चों। फिर नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट हमने देखा कि कैसे इसको एक कोई कंडीशन या फिर एक लाइफ में या फिर एक जनरल प्रॉब्लम दी हुई है तो उसको हम एक्स और वाई के टर्म में एल्जेब्रिकली कैसे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, हमने वो सीखा। साथ के साथ हमने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए इक्वेशंस को ग्राफ पेपर पे कैसे ड्रॉ करते हैं उसकी समझ भी बढ़ाई। इसके बाद भी हमने ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंटेशन करना सीखा। और हमने बहुत सारे क्वेश्चन सीखे कि 2 लाइन से अगर तो एक ग्राफ के ऊपर 2 लाइन्स 3 तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती है, पैरेलल लाइन हो सकती है, या फिर एक के ऊपर एक कोइंसिडेंट लाइंस हो सकती है। ये कहानी हमने सीख ली। फिर उनके हमने कोफिशिएंट्स के रेशियोज निकाल के देखे। a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। तो क्या है, जब ये इतनी कहानी हमने सीख ली थी तो हमने एक्सरसाइज 3.1 के, हाँ एक बात और, वीडियोस इसलिए भी लेंथी रहे, मैं चाहता तो तुमको डायरेक्टली बता सकता था, बट हमने क्या किया, हमने एक मेथड अपनाई कि हमने हर एक सिचुएशन हर एक रेशियो को समझने के लिए एक एक क्वेश्चन किया। तो हमने 3 जो है वो ग्राफ ड्रॉ करे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में हमने कोफिशिएंट्स के बारे में बात करी। चाहता तो उसमें टाइम कटिंग करके मैं डायरेक्ट बता सकता था, बट क्या है कि मुझे जो लगता है पर्सनली कि तुम्हें एक ही बार, अब 10th में तुम जो टाइम दे रहे हो तो आप टाइम दे रहे हो, अच्छा खासा टाइम दे रहे हो अपना 10th की मैथ्स के लिए। तो जब तुम टाइम नहीं दोगे बच्चा, अगर शॉर्टकट्स के पीछे ही भगते रहोगे तो फिर अभी जब तुम्हारा मेन जो टाइम है पढ़ने का, अगर अभी तुम प्रॉपर टाइम नहीं दोगे तो फिर कब दोगे। अधिकतर जो मैं देख रहा हूँ, जो ट्रेंडिंग्स चलते रहते हैं, यूट्यूब पे देख लो, इंस्टाग्राम पे देख लो, तो सारे टीचर्स क्या हैं, छोटी छोटी क्लिप्स आती है तो उनमें क्या करते हैं, 1 मिनट में सॉल्यूशन बता दो। कुछ चीज़ों में वो वर्क करेगा। हम यहाँ पे शॉर्टकट्स ढूंढने नहीं आए हैं। हमारा जो मोटो है, मैथ्स को समझना, कॉन्सेप्ट समझना, उसके बाद में आती है हमारे लिए एग्ज़ाम्स क्या है, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, एग्ज़ाम्स भी बन जाएगी। अगर यहीं से तुम शॉर्टकट्स ढूंढने लग गए, जो कि अभी तुम्हारा बेसिस है, अभी तुम्हें एक एक चीज़ पता होनी चाहिए। मैं भी दूसरे टीचर्स की तरह अगर शॉर्टकट्स बताने लग गया बेटा तो काम तुम्हारा फेल हो सकता है। ठीक है, बाद में फिर तुम ये नहीं कर सकते हो। हाँ, शॉर्टकट्स क्या हैं, 8 लास्ट में क्वेश्चंस करवा ही रहा हूँ तो वहाँ पे तो जाके तुम्हें सारी चीज़ें मिली जा रही है। तो कमेंट डाउन जरूर करना कि मेरी जो स्पीड है या फिर पढ़ाने का जो तरीका है कि मैं पूरा खोल के ऑपरेशन करके जो सिखा रहा हूँ वो गलत है या फिर सही है। मैंने इसी स्पीड से पढ़ाना चाहिए, स्पीड कम करनी चाहिए, वो मुझे ज़रूर बता देना, है ना। ठीक है, मेरे को थोड़ा सा क्या है ना कि अभी तुम्हारे कांटेक्ट में नहीं हूँ डायरेक्टली, तो जो ग्रुप वाले बच्चे हैं उनसे डायरेक्टली मैं ये बोलना चाहता हूँ कि तुम ही मुझे बता देना। दूसरे बच्चों का तो पता नहीं, बट जो मुझे देख रहा है तो स्पीड के बारे में ज़रूर बता देना। ठीक है बच्चा, हमारी एक्सरसाइज 3.1 चल रही थी जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। कुछ क्वेश्चंस मैंने बोला था सेकंड नंबर क्वेश्चन तुम खुद कर लेना, अगर तुमने नहीं किया है तो मेरी इच्छा है कि एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड में तुम्हें करवा दूं। उसके बाद में हम प्रीवियस ईयर्स के जो सीबीएसई में आए थे क्वेश्चन, एमपी बोर्ड में आए क्वेश्चन, उनको कर लें। ठीक है, और ये एक्सरसाइज तो हमारे 3.1 तो हो ही जाएगी। तो मेरा ज़्यादा इन्फोसिस इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाने को लेकर इसलिए है क्योंकि इसके क्वेश्चंस
हमेशा आते ही आते हैं, हमेशा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ पे बनाने का क्वेश्चन आ ही रहा है हमेशा। तो मेरी इच्छा हो रही है कि बिल्कुल उसको क्यों ना अच्छे से करवा दिया जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1, यहाँ पे लाइट आ रहा होगा, मैं इसलिए बोल दे रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, ठीक है, इसको रहने देता हूँ, इसको यहाँ पे इरेज करके लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट का सेकंड क्या बोलना चाह रहा है बेटा। एमपी बोर्ड वालों के लिए ये सारी करवा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे जो क्वेश्चन है ना डायरेक्ट टूट के आ जाते हैं बेटा। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या क्या दिया उसने 5 पेंसिल्स। तुम्हारी नोटबुक लेके बैठ जाना, तुम भी उसमें से उतार सकते हो, समझ सकते हो। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ठीक है, 5 पेंसिल एंड, कल ही सिखाया था, एंड मतलब 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट मतलब कितना खर्चा बैठता है इनका, ₹50। वेयर एज मतलब जबकि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। अब इसको बोला उसने, अब क्या बोल रहा है वो, फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड डेट ऑफ 1 पेन। अब आपको मैंने स्टार्टिंग में भी बता दिया था कि जैसे ये क्वेश्चन आया तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें क्या करना रहेगा, क्वेश्चन को समझना है। इसने क्लियरली बोल दिया है, पूछा क्या है, इसने पूछा है प्राइस निकालनी, कॉस्ट निकालनी है, पैसे बताने तुमको, एक पेंसिल कितने रुपए की है, एक पेन कितने रुपए की है। ये पूछने के पहले उसने इन्फॉर्मेशन दी तुम्हें, क्या, 5 पेंसिल्स 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। तो इक्वेशन 1 तो यहाँ से बन जाएगी, इतना हमारा दिमाग जल्दी से चलेगा कि एक इक्वेशन इससे बना लेंगे, दूसरी इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। क्या बोल रहा है ये, 7 पेंसिल्स 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। तो बच्चों ये देखने के पहले ही हमको पता चल गया। अब क्या है कि 2 चीज़ें इसने पूछी है, इसलिए हमको x और y भी हमको पता चल गया कि हम x किसे रखेंगे, y किसे रखेंगे। हमको पता है गिवन दैट हम लिख लेंगे 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स टुगेदर ₹50, 7 पेंसिल्स 5 पेन्स टुगेदर ₹46, ऐसे लिख लेंगे। 5 पेंसिल्स मतलब मैं इसमें लिखाने में टाइम पास नहीं करता हूँ, अपन तो डायरेक्ट ही हमको जो दिया हुआ है वो चीज़ हमको पता है, हम अज्यूम करते हैं। अज्यूम दैट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी मान लेंगे बेटा, हमारे फेवरेट वेरिएबल्स x और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ये हो गया x रुपीज़, ये हो गया y रुपीज़। यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। देखो पेंसिल फाइंड करने का बोला था, पेन फाइंड करने का बोला था, बेटा तुम्हारी इच्छा हो कि पेन को मैं ₹100 मानूं, तुम मानो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक पेंसिल की कॉस्ट तुम ₹Y मानना चाहते हो, ₹Y मान लो, मुझे कोई समस्या नहीं है उसमें। ठीक है, चीज़ समझ में आई। मेरे को क्यों समस्या रहेगी, मैं से कि यही तो खासियत है कि आपको जो समझना है जो मानो, बस चीज़ों को मैथमेटिकली करेक्ट करना है। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया है। फ्रॉम अबव इंफॉर्मेशन हमको जो ऊपर दी हुई है उससे हम क्या निकालेंगे, 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट ₹50 है। ठीक है, आपको पता है 5 पेंसिल की कॉस्ट, एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी बेटा, एक पेंसिल की कॉस्ट 5 मल्टीप्लाई बाय, एक पेंसिल की कॉस्ट में ₹X लिख दूंगा, ₹X। कल ही मैंने फंडा बताया था 5 पेंसिल्स एंड 7, एंड का मतलब क्या है, प्लस, तो ये प्लस 7 पेन्स, 7 मल्टीप्लाई बाय एक पेन की जो है कीमत वो y है, तो 7y
टुगेदर कॉस्ट कितने 50 रुपए है। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। ये इक्वेशन फॉर्म करने में जिसको भी दिक्कत आ रही है बेटा वापस रिकैप करना, समझना, थोड़ा टाइम दो तो ये भी समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी देना सीखो। ठीक है, सेकेंडली हमको पता है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज़। 7 मल्टीप्लाई बाय एक पेंसिल की कॉस्ट हमको पता है 7x एंड आ गया मतलब प्लस लग जाएगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू कितने रुपए बन गया 46 रुपीज़। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46 इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? हमने अज्यूम कर लिया, एक उसने पूछा है कि एक पेन की और एक पेंसिल की कीमत बताओ, तो हमने बोला कि कोई बात नहीं, एक पेंसिल की कीमत अभी एक्स हमको नहीं पता है, एक पेन की कीमत वाई रुपीज़, ये हो गए वेरिएबल्स। तो हमने यहाँ पे ऊपर से जो इक्वेशन दी है उसके हिसाब से हमने ये बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो इक्वेशंस है इन इक्वेशंस को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, हमारे पास क्या है ना, थोड़ी जगह की कमी रहती है, तो एक काम करते हैं, अब हमको पता है ये क्वेश्चंस क्या है ना, ऐसा बहुत सारे बच्चों को दिमाग में आ सकता है कि ये क्वेश्चंस क्या ग्राफ से ही सॉल्व करेंगे, तो बेटा ऐसा नहीं है। आपको ग्राफ से जानबूझ के सॉल्व करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि क्या है ना कि तुम्हारा ग्राफ की भी थोड़ी समझ पटे, तुम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स की भी समझ तुम्हारे पास में आ जाए, तुम उन चीज़ों को समझने लग जाओ। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक्स की कुछ वैल्यू रखेंगे तो वो वाई की वैल्यू कुछ देगा। ऐसी कहानी करने वाले हैं, बिल्कुल यही करने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, एक एक इक्वेशंस को अब ले लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं फॉर इक्वेशन नंबर फ्रॉम कर लो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। हमने क्या कर देंगे, ये 5x उधर चले जाएगा तो क्या बचेगा 7y इज इक्वल्स टू 50 माइनस का, ये प्लस का है उधर साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5x। y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू, और y की टर्म में हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस 5x डिवाइड बाय, ये 7 नीचे चले जाएगा, डिवाइड बाय 7। ये हो गई हमारे पास में इक्वेशन। अब हमें x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू आएगी। ठीक है, अब हम x की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू आएगी। पुटिंग, ये सारी चीज़ें तुमको लिखना है। अब x की वैल्यू बेटा तुम क्या लगते हो, मान लो कि x की वैल्यू बेटा तुमने रखी 0, तो ये क्या दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं। मैंने तुमको कल ही बताया था कि मैथ्स को सॉल्व ऐसा करना है कि बिल्कुल वो तुम्हारे लिए आसान बने। अब मान लो कि मैंने x इजिकल्स टू, मान लो कि यहाँ पे अगर 0 रखा तो ये बन जाएगा 50/7। 50/7 जो क्या है एक फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाएगी, 7 पूरा जाता नहीं है। अब एक काम करो, 5 इजिकल्स टू 1 रख के देखो। 5 इजिकल्स टू अगर तुम 1 रखते हो, एक चीज़ तुमको ये भी सिखा सकता था मैं, वो एक ही बात थी यार, वो तो अगर इस 7y को भी और x की टर्म में भी बनाते तो ये 7y टर्म वैसी बन रही थी, हमको मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ेगी। x इजिकल्स टू 1 रखता हूँ तो 50 में से 5 चले जाएंगे तो बचेगा 45। ठीक है, 45 डिवाइड बाय 7, कोई नहीं जा रहा उसमें, इसलिए हम x इजिकल्स टू 1 भी नहीं रखेंगे। x इजिकल्स टू अगर मैं 2 रखता हूँ तो 5 दूआ 10, 50 में से 10 जाएंगे तो बचेगा 40। 40 भी 7 से पूरा डिवाइड नहीं करता है, नहीं करेंगे हम। ठीक है, 3 रखता हूँ, अगर 3 रखता हूँ तो 5 3 15, तो 50 में से 15 जाएंगे तो 50 में से 10 गए, फिर 35, हाँ 35 आ रहे हैं, तो 35 से ये हो सकता है, मतलब डिवाइड हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पुटिंग x इजिकल्स टू 3। समझ में आ गया क्यों मैं x इजिकल्स टू 3 रख रहा हूँ? समझ में आ गया कि अगर मैं 0 1 2 रख रहा हूँ तो फ्रैक्शन बन रहा है, और फ्रैक्शन को हम कहाँ ड्रॉ करते बैठेंगे, इसलिए मैं x इजिकल्स टू 3 रख रहा हूँ। तो y इजिकल्स टू क्या आ जाता है, देखो y इजिकल्स टू 50 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 50 में से 15 गए, 50 में से 15 गए डिवाइड बाय 7, 50 में से 15 गए, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बच गया 4, 4 में से 1 गया तो बचे 3 डिवाइड बाय 7, 7 5 35। तो
x इजिकल्स टू 3 रखा तो y इजिकल्स टू 5 आया। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझ में आई चीज़, आराम से समझ में आई। x इजिकल्स टू मैंने 3 क्यों रखा, 0 क्यों नहीं रखा, 1 क्यों नहीं रखा, 2 क्यों नहीं रखा, ये मैथ्स को सॉल्व करने के तरीके हैं। अगर मैं डायरेक्टली तुमको बोल दूं कि एक थंब रूल बता दूं कि x इजिकल्स टू तो 0 रख लेना, हर जगह काम आ जाएगा, तो बेटा ऐसे नहीं होता है। तुम खुद भी ये सारी चीज़ें सोचा करो, समझा करो। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें मैं बार बार क्यों बताता हूँ, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं रहते हैं। तो हमारा यही मैटर है, हम अच्छे से सीखें, भले ही एक ही क्वेश्चन करें। एक क्वेश्चन तुम जो भी करते हो ना बेटा मैथ्स का, उसमें से तुम कम से कम 5 से 10 चीज़ें सीख सकते हो छोटे से छोटे क्वेश्चन में। बस अपनी समझने की चीज़ है। एक क्वेश्चन को करने के तरीके भी 4-5 रहते हैं। ठीक है, हम लंबे तरीके से जा रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। इसके बाद में हम दूसरी चीज़ें भी सीखेंगे जिससे हम इसका अभी तक तो 2 से 4 बार आंसर आ चुका होता। ठीक है, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमको ग्राफिकली जाना है। ठीक है, नेक्स्ट मैं x इजिकल्स टू 4 रखता हूं अगर, तो ये 4 में क्या हो जाएगा, 5 का 20, 50 में से 20 जाएगा तो 30, नहीं होगा डिवाइड। ठीक है, अब मैं x इजिकल्स टू एक काम करता हूं, 4 की जगह 5 रख देता हूं। तो 5 रखता हूं अगर, x इजिकल्स टू 5 रखता हूं तो 5 में 25 बनेगा, 50 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 25। 25 भी 7 से डिवाइड, 7 की टेबल में नहीं आता है, 5 भी नहीं हुआ, 6 रखा, 6 रखूं अगर, 5 6 30, 6 रखने पे भी क्या हो रहा है, 6 रखने पे भी 5 6 30, 50 में से 30 गए तो 20 बचेंगे, नहीं डिवाइड होगा। 7 रखता हूँ, 7 पंजे 35, 35, 50 में से 35 जाएंगे तो बचेंगे 15, अभी भी बेटा डिवाइड नहीं होगा। 8 रखता हूँ, 8 पंजे 40, 50 में से 40 जाएंगे तो कितना बचेगा, 50 में से 40 जाएंगे तो 10 बचेंगे, 10 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। ये सारे माइंड में कैलकुलेशंस चल रहे हैं, चीज़ें समझ में आ रही है ना। क्यों मैं x इजिकल्स टू 3 रखा, क्योंकि मुझे ये डिवाइड 7 से करना है, ऐसी चीज़ रखनी है जो 7 से डिवाइड हो जाए। मैं 9 तक चले गया, 5 नंबर की 45, 50 में से 45 गए तो बचे 5, 5 भी डिवाइड नहीं होगा 7 से। नेक्स्ट मुझे रखना पड़ा 10, x इजिकल्स टू मैंने रखा 10, पुटिंग x इजिकल्स टू 10, x इजिकल्स टू 10 रख रहा हूं तो y इजिकल्स टू पता है 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 7। ये 50 में से 50 जाएगा तो 0/7 तो आ जाएगा 0। तो बिल्कुल हमको x इजिकल्स टू 10 पे y इजिकल्स टू 0 एक वैल्यू मिल गई। तो इक्वेशन 1 के लिए हम चाहते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी तुमको स्पीड में ये चीज़ें लिखवा देता, बच्चों ऐसा कर लो वैसा कर लो। मैं इसीलिए टाइम ले रहा हूँ कि तुम्हारा भी दिमाग चले। ये अभी तुम चीज़ें सीखने में टाइम ले लोगे कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम्स में ये चीज़ें फास्ट हो जाएगी। ये चीज़ें तुम प्रैक्टिस कर चुके होंगे, फास्ट हो जाएगी। तो हमने x इजिकल्स टू, हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें पता है लीनियर इक्वेशंस की ड्रॉ लाइन होती है। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए का मिनिमम से मिनिमम 2 पॉइंट चाहिए। तो एक लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट हमने ले लिए, x इजिकल्स टू 3, y इजिकल्स टू 5, x इजिकल्स टू 10, y इजिकल्स टू 0। ठीक है, एक टेबल हमारे पास बन गई। इस इक्वेशन की टेबल जो है हमारे पास क्या बनी, बोल दोगे सर हमारे पास जो टेबल है ना वो टेबल बन गई ये x y, x इजिकल्स टू सर आपने रखा 3 तो y इजिकल्स टू 5 आ गया, x इजिकल्स टू आपने रखा 10 तो y इजिकल्स टू 0 आ गया। बात समझ में आई, बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आई। क्वेश्चन बिल्कुल छोटा है, अभी तक हो चुका होता, मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ समझ में आया। ठीक है, ये एक टेबल भाई इसकी बन गई। अब इक्वेशन नंबर 2 की टेबल बनाएं। इक्वेशन नंबर 2 की टेबल बनाते हैं, फिर एक बार में ही ड्रॉ कर लेंगे। अब देखो, हम ज़्यादा x की वैल्यू चाहें तो ले सकते हैं, हम चाहते तो x की वैल्यूज 3 3 4 4 भी हम बना सकते हैं, लेकिन फ़ायदा क्या, हमको तो एक लाइन खींचनी है। 2 पॉइंट आ गए, बहुत है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमारे पास क्या है, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। ठीक है, एक काम करते हैं, पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ और कर सकता था मैं, वो इस क्वेश्चन में बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ से 5y इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, 5y इजिकल्स टू आ जाएगा 46। ये 7 उधर चले जाएगा, माइनस का 7x, तो y इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, y इजिकल्स टू आ जाएगा 46 माइनस का 7x डिवाइड बाय 5। अब देखो बच्चा,
अब यहाँ पे है ना एक छोटा सा ट्विस्ट और है, एक छोटा सा ट्विस्ट और है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसको इसमें भी करना है कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैं बताऊं, तुम इसको ये भी लिख सकते हो, y इज इक्वल टू 7 को कॉमन ले लो तो 7, मेरे को लगता है 46 में तो जाता भी नहीं है ना वैसे भी। वो पिछले वाले क्वेश्चन में जो 50 - 5 था ना, तो 5 अगर तुम कॉमन ले लेते तो 10 - x आ जाता, तो तुम्हारा दिमाग वहाँ पे भी चल सकता था। बाकी इसको अभी अपन ऐसे करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। x इजिकल्स टू पुटिंग x इजिकल्स टू क्या रखूँ, पुटिंग x इजिकल्स टू, अब वापस दिमाग में काम करते हैं। x इजिकल्स टू एक काम करो, मैं पॉजिटिव की भी वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ, x तुम नेगेटिव में भी ले सकते हो और इन टर्म्स को अच्छे से सॉर्ट आउट कर सकते हो, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा आसान रहता है तुम्हारा सोचना, माइनस करना भी ज़्यादा आसान रहता है। बहुत सारे बच्चों को वो नेगेटिव अगर मैं लूँगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, फिर तुमको जोड़ के डिवाइड करने का दिमाग में तुम्हारे होना। x इजिकल्स टू 0 रख के देखते हैं। x इजिकल्स टू 0 रखेंगे तो याद इस पे देखो 46 - 0 डिवाइड बाई 5, 46 5 से पूरा डिविजिबल है क्या, नहीं है डिविजिबल, इसलिए जो है हम x इजिकल्स टू 0 नहीं रखेंगे। x इजिकल्स टू 1 रखो, x इजिकल्स टू 1 रखा तो 46 - 7 मल्टीप्लाई बाय 1, 46 में से 7 गए तो कितना बच गया, 6 ये घटा दो बच जाएंगे 40, 39, 39 5 से डिविजिबल है क्या, क्लियरली समझ में आ रहा है, नहीं है डिविजिबल। 7 में x की जगह पे 2 रख दो तो 46 - 7 2 ज़ा 14, 46 - 14, 46 में से 14, ये सारे रफ वर्क में काम चल रहा है, मेरा दिमाग में चल रहा है, तुम जल्दी से जल्दी इसको रफ वर्क में करते जाओ। 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसा नंबर आना है। 2, 46 में से 14 जाएंगे तो 6 में से 2 चले 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेगा, 32 हो गया। 32 5 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, इसलिए हम 2 भी नहीं रखेंगे, 3 रखते हैं। 3 रखते हैं तो 46 माइनस का 7 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 7 3 21, तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कितना हो जाएगा, 46 - 21 डिवाइड बाय 5, 6 में से 1 गया तो बचे बेटा 5, 4 में से 2 गए तो बचे बेटा 5 हो रहा है, इसलिए हम क्या x इजिकल्स टू 3 रखेंगे तो y इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, x इजिकल्स टू 3 रखा, ये 46 - 7 3 21, 21 में से 46 में से 21 गए तो बचे बेटा 25, 25 25 डिवाइड बाय 5 तो 25 25, 5 5 ज़ा 25, तो x इजिकल्स टू 3 तो y इजिकल्स टू कितना आ गया 5। क्या बात कर रहे हो यार, बहुत बढ़िया, यहाँ पे भी बिल्कुल वही पॉइंट आ गया, बहुत सही, ठीक। ये हमने एक पॉइंट निकाल लिया। अब हम अगला पॉइंट क्या रखें, पुटिंग x इजिकल्स टू 3 तो रख लिया, 4 रख देते हैं अगर, तो 46 - 7 4 ज़ा 28, 46 में से 28 को घटाओ, 46 में से 28 को घटाते हैं, 16 में से 8 गए तो बचे बेटा 8, यहाँ पे हो गया 3 में से 2 गए तो बचे बेटा 1, 18 बचा, 18 बचा, 18 5 से डिविजिबल है क्या, नहीं है, इसलिए हम 4 भी नहीं रखेंगे, 5 रखते हैं, 5 रखते हैं तो क्या आएगा, 7 5 35, 35, 6 में से 5 गए तो बचे बेटा 1, 4 में से 3 गए तो बचे बेटा 1, 11, 5 भी नहीं रख सकते क्योंकि 11 पूरा पूरा 5 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 5 भी नहीं रख सकते, 6 रखे अगर तो 7 6 42, 42, 6 रखे तो 42 आ रहा है, 46 में से 42 गए तो बचे बेटा 4, नहीं रख सकते हो तुम, ठीक है, 6 भी नहीं रखा है, 7 7 7 ज़ा 49, अगर 46 में से बेटा हम 49 को घटाएंगे तो भी नहीं रख सकते क्योंकि ये माइनस का 3 आ रहा है, माइनस का 3 जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है। 8 रख दो, 7 8 56, 8 रखा जैसे तुमने तो अपन ने देखा कि ये हो गया 56, 46 में से 56 जाएंगे तो माइनस का 10 बचेगा, समझ में आया, मतलब यहाँ पे 8 रखूँ अगर, पुटिंग x इजिकल्स टू 8 तो y इजिकल्स टू क्या आएगा, y इजिकल्स टू आ जाएगा आपके पास 46 - 7 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइड बाय 5, 46 माइनस 7 8 56, 56 डिवाइड बाय 5, 56 में से 46 जाएंगे तो बचेंगे 10, 56 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन रह जाएगा, डिवाइड बाय 5, 5 2 10 माइनस का 2,
तो x इजिकल्स टू 8 आने पे y इजिकल्स टू माइनस का 2, दिस इज द कोऑर्डिनेट। समझ में आई? तो हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन के लिए टेबल जो बन के आई, आप बता दोगे कि सर टेबल जो है वो टेबल बनेगी ये x y, x इजिकल्स टू हमने 3 रखा तो y इजिकल्स टू 5 आया, x इजिकल्स टू 3 रखा y इजिकल्स टू 5 आया, x इजिकल्स टू 8 रखा y इजिकल्स टू माइनस का 2 आया। बात मुझे लगता है मोटी मोटी बात समझ में आ गई है। हमने ये टेबल्स क्यों निकाली, ये सारी चीज़ें तुमको रखना है, लिखना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ये है तो y इजिकल्स टू ये, इसको एक बॉक्स बना देना है तुमको, ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आए कि हाँ ये बॉक्स में मतलब इसने अच्छी चीज़ लिखी। अब हम लिखेंगे कि पुटिंग x इजिकल्स टू 3, x इजिकल्स टू 3 रख के बताओ तो y इजिकल्स टू ऐसा करके y इजिकल्स टू 5 सॉल्व करके बताना है तुमको, x इजिकल्स टू 8 रखना है तो y इजिकल्स टू माइनस 2 सॉल्व करके बताना है। ये सारी स्टेप्स के नंबर मिलेंगे। अगर 2 नंबर या 1-2 नंबर में ये आ रही है चीज़ और ड्रॉ करने के लिए आ रही है 3 नंबर में, तो इतनी स्टेप्स लिख दोगे सबके नंबर बराबर मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने ग्राफ, अब हम ग्राफ के और बढ़ेंगे क्योंकि इसको ग्राफिकल तरीके से इसको सॉल्व करके बताना है, x और y की वैल्यू बताना है ग्राफिकल तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इन चीज़ों को रखने वाला हूँ। ये तो आपने सॉल्व कर ही दिया, इरेज कर देता हूँ मैं इसको, अच्छे से पॉज करके नोट डाउन कर लेना। ये चीज़ें भी तुमने बेटा लिख ही ली होगी, ठीक है। तो मैं अभी इसको पूरा इरेज कर देता हूँ, बस ये 2 टेबल्स रहने देता हूँ, ठीक। अब एक बात और है कि देखो हमें क्या है ना, एक चीज़ और समझ में आ गई। क्या समझ में आई? रिवर्स मैथमेटिक्स क्या समझ में आया? समझ में ये आया, आप बोलोगे सर कि हम क्या है ना, पहले क्या कर रहे थे, ग्राफ ड्रॉ कर ले रहे थे, उसके बाद में ये निकाल रहे थे, वो थोड़ा सा गलत है, वो अप्रोच गलत है। अगर तुमने x और y की वैल्यू निकाल ली, तब तुमको पता है कि x एक्सिस इतनी बड़ी बनाओ कि उसमें 10 चले जाए, y एक्सिस माइनस में भी बढ़ानी पड़ेगी। x ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक जा रहा है, y ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक जा रहा है। ये भी तो फिर थोड़ा सा नॉलेज अपन पे आ गया ना। तो अभी मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, ये तो हमने लिख ही लिया था। अभी हमारे पास में बस लास्ट में क्या बच जाएगा, हमारे पास में लास्ट में बस इक्वेशंस बच गई है, ठीक है। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। मेरी इच्छा है कि इक्वेशंस को थोड़ा ऊपर लिख दिया जाए। इक्वेशन नंबर 1 5x + 7y = 50, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास 7x + 5y = 46, सेकेंड इक्वेशन। देखो क्वेश्चंस करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन से आराम से करना और बहुत सारी चीज़ें सीख के जाना ज़रूरी है, वो दूसरे क्वेश्चंस में काम में आती है, ठीक है। इसको इरेज कर देता हूँ। टेबल्स तो हमको पता ही है कौन सी इक्वेशन की क्या टेबल है, इसलिए मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है भैया। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y डैश। x में बड़े से बड़े इतना गया है, ठीक है। तो ये तो आपको पता ही है, ये तो 0 0 है भाई साहब। ये y एक्सिस पॉजिटिव, y एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस, तो ये हो जाएगा। ये जो यूनिट लिखवा रहा हूँ ना, ये 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, या फिर हमको तो लिखने की नापने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो बॉक्स बिल्कुल परफेक्ट ग्राफ पेपर में दूरी पे ही रहेंगे, तो वहाँ पे हम खाली एक बॉक्स 1 यूनिट लिख के कहानी निपटा देंगे। यहाँ पे हम स्केल क्या लिख लेंगे, स्केल हम यही लिख लेंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है भैया, तो आप बोल दोगे एक जो बॉक्स है वो 1 यूनिट है। अब ये 1 यूनिट क्या होता है, 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 मीटर लिख सकते हो, तुम्हारी जो इच्छा है। जो यहाँ पे 1 जो है वो यही दर्शाएगा। वैसे कि वैसे y एक्सिस पे हमने एक बॉक्स जो लिया वो हो गई 1 यूनिट, ठीक है। इतनी कहानी कंप्लीट हुई, समझ में आई। हम लिख देंगे यहाँ पे 1, ये सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है। जो हमने 1 यूनिट लिखी ना, जो बॉक्स में जिस भी पैमाने से लिखा हुआ है वही 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी थोड़ा बड़ा बड़ा ले यार, ये तो बहुत पास में हो गया यार, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिमिलरली -1, -2, -3, -4,
-5, -6, -7, -8, -9, -10। ऐसा है कि एक बार हमने अगर ये अभी थोड़ी सी मेहनत कर ली ना तो ये बार बार फिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे ही हम यहाँ पे चले जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, सॉरी यहाँ पे -7 -8 -9। अब हम आ जाते हैं, हमारा ग्राफ है, हमने स्केल लिख दिया, एक्सिस हमने ड्रॉ कर दी, ओरिजिन 0 0 लिख दिया। अब हमारा काम है पॉइंट्स को ड्रॉ करना। फर्स्ट इक्वेशन वाले पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, सेकंड इक्वेशन वाले पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में x = 3 y = 5, तो x = 3 कहाँ है, तुम बोलोगे x = 3 ये रहा, y = 5 कहाँ है, y = 5 ये रहा। दोनों का मिलाप कहाँ पे होगा, तो आप जो है आप ऐसा छोटा छोटा डॉट डॉट खींचते हुए लाओगे, आपको ये दिक्कत नहीं रहेगी ग्राफ में ऑलरेडी रहेगा। तो आपने पॉइंट पकड़ लिया, हमारा लाइन के ऊपर एक पॉइंट हुआ ए के कोऑर्डिनेट हो गए 3 और 5। कोऑर्डिनेट कैसे शो करते हैं, x पे कितना है 3, y पे कितना है 3। x = 3 मतलब एक लंबी लाइन, x = 3, y = 5 मतलब एक ये वाली लंबी लाइन, y = 5। और जहाँ इंटरसेक्ट किया ये एक पॉइंट, तो ये पॉइंट की लोकेशन हो गई। बी पॉइंट क्या है, 10 और 0। x = 10, y = 0। y = 0 कहाँ होता है, x एक्सिस पे, और x = 10 ये रहा, x = 10। ठीक है, तो हमारा बी पॉइंट जो है लाइन का वो आ गया 10 0 यहाँ पे। ठीक है, ए पॉइंट मिल गया, बी पॉइंट मिल गया, तो हम इस लाइन की इक्वेशन, इस इक्वेशन की लाइन खींच सकते हैं। बिल्कुल रफली हाथ से खींचूं अगर, तो बिल्कुल ये खींच सकते हैं, ये जा रही, ये जा रही, ये जा रही, ये रही, और ये निकल गई, और मोटा मोटा ये कहीं ना कहीं यहाँ से आ रही होगी, ये ऐसे कहीं ना कहीं यहाँ से आ रही होगी। ठीक है, हमारी ये फर्स्ट लाइन थी, इसको हमने शॉर्ट आउट कर लिया, इसको हमने खींच दिया। ठीक है, नाउ सेकेंड लाइन हमारी कहाँ है, सेकेंड लाइन है x = 3 y = 5, x = 3 y = 5। ये हो गया था हमारा a पॉइंट, ये हो गया था b पॉइंट, ये हो जाएगा c पॉइंट, ये d पॉइंट। तो हमारा c पॉइंट जो है वो भी सेकेंड लाइन का 3 और 5 यहीं पे आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम अगला देखते हैं, x = 8 d पॉइंट, y = -2। x = 8 कहाँ है, तो x = 8 भैया ये रहा, x = 8 ये रहा, y = -2 कहाँ है, ये रहा। तो इनको कैसे मिलाएंगे, तो हम इनको ऐसे मिलाएंगे, y = -2 की लाइन ये रही भाई साहब, और x ये लाइन जा रही है, और x = 8, x = 8 की लाइन ये रही। तो भैया ये हो गया ना इसका पॉइंट, हमारे पास में d पॉइंट क्या आ गया, d पॉइंट आ गया 8, x का कोऑर्डिनेट डैश, y का कोऑर्डिनेट -2, ये हो गया हमारा d पॉइंट, ये बन गया हमारा d पॉइंट। अब हम दोनों पॉइंटों को जोड़ के हमारी लाइन बना लेंगे, बिल्कुल लाइन बना लेंगे। इस पॉइंट को ऐसा जोड़ूंगा तो ये लाइन बिल्कुल ऐसी कुछ ना कुछ, मतलब मोटा मोटा ये लाइन ऐसी बनी, तो ये लाइन जो है ये तकरीबन ऐसे बन जाएगी। तो आप देख रहे हो कि ये जो लाइन एक बार इंटरसेक्ट कर गई है, यहाँ पे जो लाइनें बनी हैं वो लाइनें कौन कौन सी बनी, यहाँ से हम इंटरप्रेट क्या कर पा रहे हैं, यहाँ से रिजल्ट क्या निकाल पा रहे हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनी। लाइन्स कैसी बनी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स बनी, मतलब कि क्या है, ये कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट इक्वेशंस है। ये जो दोनों है ना, ये कंसिस्टेंट इक्वेशंस है, सॉल्यूबल है। और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सॉल्यूशन x और y की यूनिक वैल्यू जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करी, तो इंटरसेक्ट कहाँ पे करी, 3 और 5 पे, तो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 3 और 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ये हो जाएगा कि x = 3 y = 5। तो x = 3 क्या लिया था हमने, एक पेंसिल की प्राइस आ गई, ये हो गई एक पेंसिल की प्राइस, y = 5 एक हो गई पेन की प्राइस। ठीक है, 3 और 5 ग्राफिकली हमने आंसर निकाल लिया, सॉल्यूशन आ गया। समझ में आई चीज़, मेन मुद्दा था समझने का।
कि हम चीज़ों को समझ पाए। क्या हम चीज़ों को समझ पाए? बिल्कुल हम चीज़ों को समझ पाए। हमारा सॉल्यूशन 3 और 5 आ गया भाई साहब। ठीक, इस हिसाब से तुमने सॉल्यूशन निकाल लिया। एक पेन की कीमत 3 और एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये, एक पेन की कीमत तुम्हारी 5 रुपये आ गई। अब इसको तुम प्रूव करके देख सकते हो कि सही आई है कि नहीं। तो क्या करोगे तुम, 5 मल्टीप्लाई बाय एक पेन की कीमत, एक पेंसिल की कीमत 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय एक पेन की कीमत है 5, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 3 15, 7 5 जा 35, 15 प्लस 35 कितना हो जाएगा? 15 प्लस 35 हो जाएगा 50 रुपीज़। ठीक है, यहाँ से वेरीफाई भी हो गई। ये इसका सॉल्यूशन है, यहीं से पता चल जाएगा क्या? नहीं, हम सेकेंड में भी डाल के देखते हैं। अगर हम सेकेंड इक्वेशन में भी डाल के देखें तो मोटा मोटी यहाँ पे डाल के बता देता हूँ। तो मोटा मोटी क्या आ जाएगा? 7 मल्टीप्लाई बाय एक कीमत है 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये 7 3 जा 21 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, 25 प्लस 21 46, ये आ गया तुम्हारा 46। एक्स और वाई की वैल्यू ने दोनों को सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए ये एक्स और वाई की वैल्यू इसका सॉल्यूशन हो गया। ऐसा निकाल लिया हमने और यही हमारा आंसर रहेगा। हैंस प्राइस ऑफ वन पेंसिल इज x इज इक्वल टू 3 रुपीज़ एंड प्राइस ऑफ वन पेन x y इज इक्वल टू 5 रुपीज़। ठीक है, इस हिसाब से इंटरसेक्टिंग हमने ग्राफ भी बना दिया और ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमने कर लिया। आराम से इसको उतारो बच्चा, जब तक मैं तुम्हारे लिए अब तुम्हारे लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके आता हूँ जो कि तुम्हारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। इसको अच्छे से उतार लो, कॉपी कर लो। सो बच्चों, अच्छे से उसको नोट डाउन कर लिया होगा पिछले वाले क्वेश्चन को। ये तुम्हारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नया सा क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले बता दूं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देखो कि कैसे क्या हमने जो पढ़ा है वो सारी चीज़ें काम में आ रही है नहीं आ रही है। और ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं 3 नंबर में आया था। कितने नंबर का? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो समझ जाओ तुमको क्या क्या करना है। क्वेश्चन को पहले देखेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, हम देखेंगे कि गिवन दैट हमको क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिख देते हैं गिवन दैट। इसने बोला है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली, मतलब ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, ग्राफिकली बोल दिया है। इक्वेशंस क्या दी? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन दी, एक में 6 को वहां रख दिया, एक में इसको -1 इज इक्वल टू 0 कर दिया। ये अगर -6 इधर रहता तो इज इक्वल टू 0 वो भी बन जाती, उससे हमको कोई लेना देना नहीं। ठीक है, इसको सॉल्व करने का बोला है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन को समझो जरा, 1 मिनट जरा समझो, कॉल आ रहा है। सॉरी बच्चों, माफ़ी चाहूँगा, कभी कभार बीच बीच में कॉल आ जाते हैं। तो ठीक है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमको दिया हुआ है सॉल्व करना है। सॉल्व करना का मतलब क्या हुआ भाई? एक्स और वाई निकालना है। सॉल्व करने का मतलब यही हुआ, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। यहाँ पे नई टर्म आई सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या होता है? जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है उसको ही बोलेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलने का एक और मीनिंग है साइमल्टेनियस, जैसे मैंने बताया था ना, साइमल्टेनियस पेयर ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे क्या है ना कि एक्स और वाई, ये सिस्टम क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये जो एक्स है, इस पहली इक्वेशन में जो एक्स है ना, वही दूसरी इक्वेशन में एक्स है, कॉमन है एक्स, और वाई कॉमन है, इसलिए इसको सिस्टम बोला जाता है। सॉल्व करने का बोला है, फाइंड करने का क्या बोला है? साथ के साथ में। देखो, यही सीबीएसई की अच्छी खासियत है, या फिर बुरी तुमको अभी लग रही होगी, बाकी तुम्हारे दिमाग के तार खोलने के लिए ये बहुत अच्छी है। तुम इसको तो सॉल्व करने के लिए बैठ जाओगे, बाकी उसने जो पूछा है अगला उसको भी समझना जरूरी है। फाइंड सम ऑफ ordinates of the points, find the sum of ordinates of the points where given lines meet y axis। इस चीज को समझो कि सम करना है तुमको ordinates of the points, जो ऑर्डिनेट जो पॉइंट्स है, पॉइंट्स कहाँ के पॉइंट्स का सम करना है, जो एक्स और वाई की वैल्यू आती है। वेयर गिवन लाइंस मीट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को मिलेगी तो एक्स तो ऑलरेडी 0 हो ही चुका होगा, तो जो दोनों लाइन जहां पे वाई पे इंटरसेक्ट करेगी ना, उसको तुमको सम करके
बताना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर का क्वेश्चन था, तो हम क्या कर, गिवन दैट हम क्या कर देंगे, हमको दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। हमारा सबसे पहला काम, ग्राफ बनाने के लिए हम 2 पॉइंट निकालते हैं, तो जल्दी से हम 2 पॉइंट क्या निकालेंगे, इसको जल्दी से कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमको पता है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 3y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ये 2x उधर चले जाएगा माइनस का 2x, y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू बन जाएगा 6 माइनस का 2x डिवाइड बाय 3। अब हम x की वैल्यूज रखेंगे, y की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, x की वैल्यूज रखेंगे, y की वैल्यूज निकालेंगे। x इज इक्वल टू क्या रखें, x इज इक्वल टू 0 रखते हैं, तो 6 में से 0 जाएगा तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू 0। हाँ, हम ये भी लिखेंगे, सारी स्टेप्स नहीं छोड़नी है। पुटिंग x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 डिवाइड बाय 3, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो 6 में से 0 जाएगा तो 6 बचेगा डिवाइड बाय 3, 3 दुआ 6। x इज इक्वल टू 0 रखा, y इज इक्वल टू 2 आ गया। कंप्लीट फर्स्ट पॉइंट हमारा बन गया। हमने यहीं से फर्स्ट पॉइंट हमारा बना लेंगे, x और y की वैल्यूज निकालेंगे। ये हो गया x y, हमने x इज इक्वल टू 0 रखा, y इज इक्वल टू हमारे पास में 2 आ गया। ठीक, नेक्स्ट बढ़े आगे। x इज इक्वल टू मान लो मैं 1 रखता हूँ, x इज इक्वल टू अगर मैं मान लो 1 रखता हूँ, तो x इज इक्वल टू 1 रखूंगा तो 6 में से 2 जाएगा, तो 4 डिवाइड बाय 3, काम नहीं बनेगा 4 से डिवाइड। x इज इक्वल टू अगर 2 रखता हूँ तो 2 दुआ 4, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 डिवाइड बाय 3। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है वो रखते चलो, वो साथ के साथ रखते चलो, तो ज़्यादा अपने हाथों को भी थोड़ा चलाओ। x इज इक्वल टू अगर मैं 3 रखता हूँ तो क्या मैजिक होगा, x इज इक्वल टू 3 रखने पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 3, तो y इज इक्वल टू 6 में से 6 गए, बचा 0, सॉरी डिवाइड बाय 3, 6 में से 6 गए तो 0 डिवाइड बाय 3, तो 0 आ गया, y इज इक्वल टू 0 आ गया। x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू 0 बन गया भाई साहब, बन गया हमारे पास इक्वेशन। फर्स्ट के लिए 2 वैल्यूज आ गई है, 2 जीरोस आ गए। अब हम 2 पॉइंट्स के से एक लाइन तो खींच ही सकते हैं। ये सारी चीज़ें ऐसे की ऐसे रहने देता हूँ। अब हम चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए चलते हैं। क्या है, x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1 था तो ये उधर चले जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का x था उधर जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू पहला ये आया था, दूसरा y इज इक्वल टू ये आ गया। अब हम इसमें तो बेटा कुछ करना नहीं है, ये तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। x इज इक्वल टू 0 रख दो, x इज इक्वल टू 0 रख दो तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा 1, x इज इक्वल टू 1 रख दो तो एक में से एक चला जाएगा तो बच जाएगा 0। इन सारी चीज़ों को रख के पुटिंग x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू यहाँ से तुम 1 ले आओगे, x इज इक्वल टू 1 करके दे देता हूँ यार। चलो क्या लिखोगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू क्या जाएगा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1 आ गया, बिग थम। पुटिंग नेक्स्ट क्या करोगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू 1 में से 1 गया तो क्या बचा 0। अब यहाँ पे मैंने दिमाग क्यों नहीं लगाया, क्योंकि बहुत सिंपल था। यहाँ पे क्या है, दिमाग इसलिए लगाना पड़ रहा है कि फ्रैक्शन डिवाइड बाय 3, ऐसी x की वैल्यू रखेंगे को 3 से डिवाइड भी करें। ठीक है, हमारे पास में 2 टेबल्स आ गई, 2 इक्वेशंस की 2 टेबल्स आ गई। इसको तो तुम आराम से, अब एक काम करते हैं, छोटा सा ही ग्राफ बना लेते हैं, हो जाएगा अपना काम। अब ये सारी चीज़ें हमने ये कर ली, अब हम ग्राफ की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अब मेकिंग ग्राफ, हम ग्राफ बना रहे हैं, छोटी छोटी वैल्यूज़ है, हो जाएगा काम हमारा। ये है x, ये x डैश, ये है y डैश। ठीक है, बीच में 0 0 0 है इसे बीच में। मैं रख देता हूँ हमेशा स्केल का, तुमको क्या बोल रहा हूँ, x एक्सिस इज इक्वल टू 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये चीज़ बार बार तुमको लिखना है, इस चीज़ के मार्क्स नहीं तो कट जाएंगे बच्चा। फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करें, वैसे ही y एक्सिस वैसे ही लिख दो यार, y एक्सिस 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक, कहानी फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2।
सबसे पहले तो ये तो बनाओ, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम ज़्यादा बड़ा भी नहीं बनाए, हमको पता है x में 3 तक जाना है, y में तो 2 तक, 0 तक, y में तो काम ही हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, 6 6 हमने कर लिया। फर्स्ट लाइन को ड्रॉ कर लें, जल्दी से ड्रॉ करते हैं थोड़ा। x = 0, y = 2। पहला पॉइंट हमको पता है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। पहला पॉइंट x = 0, y = 2। x = 0 y एक्सिस पे रहता है, y = 2 कहाँ है, y = 2 ये रहा। x = 0 कहाँ है, अरे भाई x = भी तो y एक्सिस पे ही तो x 0 रहता है, x एक्सिस पे y 0 रहता है। तो ये यहाँ पे देखो x = 0 यहाँ पे था, ये ऊपर लाइन खींचोगे, y = 2 ये था, ये यहाँ पे, तो ये इंटरसेक्ट कर गया, तो ये तुम्हारा पहला पॉइंट हुआ, ये पहला तुम्हारा पॉइंट हुआ। a = क्या हो गया, 0 2। सेकेंड पॉइंट 3 0 3 0, x = 3 कहाँ है, ये रहा। y = 0 कहाँ है, y = 0 ये रहा। अब यहाँ से तुम y = 0 की लाइन खींचोगे y एक्सिस x एक्सिस पे, तो ये तुमको b पॉइंट मिल गया। b पॉइंट क्या मिल गया तुमको, 3 0। इसकी एक लाइन खींच दोगे, इसकी एक लाइन खींच दोगे, बिल्कुल तुमने एक लाइन क्लीन खींच दी। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट की लाइन हो गई। इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए चलें। x = 0, y = 1। y = 1 तो तुमको पता है, ये रही। x = 0 कहाँ है, x = 0 कहाँ है, x = 0 कहाँ है, x = 0 तो ये था भैया। x = 0 खींचा, y = 1 खींचा, तो पॉइंट जो तुम्हारा मिला वो पॉइंट ये मिल गया। ठीक है, पॉइंट ये मिल गया, तो ये तुम्हारा C पॉइंट हो गया। C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 1। ये C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, x = 1 तो y = 0, x = हो गया 1, तो y = क्या हो गया, x = हो गया 1, तो y = हो गया 0। ये रहा अगला पॉइंट, ये रहा। तो ये अपना D पॉइंट हो गया। D पॉइंट को तुम देखोगे तो क्या है, D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 1 0। तो इसके लिए लाइन खींच दूं। अब चूंकि क्या है ना, यहाँ पे थोड़ा सा मेथड, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बनाओ। इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन बनाओ। ठीक है, ये मैंने यहाँ से ऐसे खींचा, ये जा रही है। ठीक है, अब मैं ऊपर की ओर ले जा रहा हूँ इसको, ऊपर की ओर ये गई, ऐसे चले गई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसने एक जगह इंटरसेक्ट किया, तो ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट, ये हो गया था तुम्हारा ABCD। ये जो पॉइंट था ना ABCD, और ये पॉइंट हो जाएगा E पॉइंट, ये हो जाएगा E पॉइंट। और ये जो E पॉइंट एक जगह जो इनने इंटरसेक्ट किया, ये इंटरसेक्ट वाली जो है, इंटरसेक्ट वाला पॉइंट ही हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा E पॉइंट। E पॉइंट में तुम क्या करोगे, तुम्हारे जो ग्राफ पेपर जो ड्रॉ किया हुआ रहेगा, तो तुम ड्रॉ कुछ नहीं करोगे, तुम एक काम करोगे, वहां से देखोगे कि नीचे x कोऑर्डिनेट क्या है। तो जैसे यहाँ पे मेरे को -2 दिख रहा है, तुम ऐसे एक ड्रॉ करोगे इधर साइड, y कोऑर्डिनेट कितना है, तो तुमको दिख जाएगा कि y = 3 है या फिर 4 है। अभी देखे, जैसे कि मैंने इस पे बनाया है, तो इसलिए क्या है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन वापस क्रिएट हो गया ना। तो तुम्हारा सॉल्यूशन क्या हो गया, तुम्हारा सॉल्यूशन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया, और तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया E पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब जैसे मैं यहाँ पे तुक्का मार रहा हूँ कि भैया E पॉइंट के कोऑर्डिनेट होने चाहिए 3 और -2, 3 और -2। ठीक है, मैं क्या मान रहा हूँ, ये होने चाहिए 3 और -2। तो क्या, सॉरी -2 और 3, x कोऑर्डिनेट क्या है, -2 और 3। ये E पॉइंट के, बस देखो तुम्हारे इसमें जब तुम ग्राफ पे बनाते हो ना, तो जहां पे इंटरसेक्ट करा वो बिल्कुल क्लियरली तुम्हारे
पेंसिल से जब तुम खींचोगे और ये खींचोगे तो जैसे कि मैंने भी रफली खींचा, लेकिन मेरा भी तो आ ही रहा है ना। जैसो ये यहाँ पे पॉइंट पे देखूँ तो ये -2 के बिल्कुल सामने है, ये है 1 2, तो ये यहाँ पे आ गया 3, तो ये 3 के सामने है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ई पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए x -2 y = 3। हमको पता है जब दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो वो जो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्शन का है बस वही कॉमन रहता है इन सारे पॉइंट्स में, इसलिए वो एकमात्र यूनिक सॉल्यूशन रहता है। तो सॉल्यूशन हमारा हो गया E = -2 and 3, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब मैंने जैसे कि मुझे डाउट है कि मैंने ये सही करा कि नहीं करा, तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, ये जो इक्वेशंस है इन इक्वेशंस में डालने की कोशिश करूँगा, ठीक, इन इक्वेशंस में डालने की कोशिश करूंगा। जैसे कि ये है सेकंड इक्वेशन में क्या है, x + y -1 = 0, तो यहाँ पे रखता हूँ x रख देता हूँ -2 प्लस y रख देता हूँ +3 -1 = 0, -2 ये 3 प्लस का रह जाएगा, -2 -1 -3 = 0, 0 = 0 हो गया। दैट मीन्स ये जो मैं मान रहा हूँ ना ये बिल्कुल करेक्ट है। वहीं के वहीं मैं इसको इससे भी निकाल सकता हूँ, इसको इससे भी निकाल सकता हूं। मैं क्या करूंगा, -4 3 × 9, यहां पे ये मुझे लगता है सेटिस्फाई नहीं करेगा क्या, इस इक्वेशन को ये जो पॉइंट है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। किसे, 3 × 9 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, 9 में से 4 गए तो बचेंगे बेटा 5, ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये जो 3 है ये 3 इसका आंसर नहीं है। क्या लगता है तुमको, क्या लगता है, यही तो हम सीख रहे हैं ना कि इस इक्वेशन में वही मैं -2 और 3 रखूं तो आंसर मेरा आना चाहिए। तो अपन रख के देखते हैं, 2x + 3y = 6, ठीक है, 2x + 3y = 6, x -2 रखो तो 2 × -2 प्लस 3 × +3 6 होना चाहिए। 2 2 4 -4 प्लस 3 × 9 = 6, 9 में से 4 गए तो बचे बेटा 5, 5 6 के इक्वल नहीं है, मतलब कि ये जो मेरा आंसर आया है अपना, ये जो मैं मान के चल रहा हूँ 2 और -3 ये फॉल्स हो गया, ठीक, ये फॉल्स हो गया। इसलिए मैं जो सॉल्यूशन इतनी दूर से मैंने जो करवा दिया ये मेरा आंसर गलत रहा, ठीक है। देखो अभी मैं बिल्कुल क्या हूँ, मैं बिल्कुल ब्लाइंड खेल रहा था, कुछ भी आंसर मार दे रहा था, तो इक्वेशन ने मेरा आंसर को गलत ठहरा दिया ना, इक्वेशन ने ठहरा दिया। तो मुझे लग रहा है कि यार एक काम करते हैं, ये -2 नहीं है तो ये क्या 4 हो सकता है क्या, 4 हो सकता है क्या, 4 हो सकता है क्या, अब मेरे पास में ग्राफ जो है, ग्राफ पेपर है नहीं, तो मैं किस हिसाब से इसको सॉल्व करूंगा, किस हिसाब से सॉल्व करके देखूंगा, बताओ, तुम ही बताओ। किस हिसाब से सॉल्व करूंगा बच्चों, ये तुम ही बताओ। एक चीज और हो सकती है, एक चीज जो मैंने ड्रॉ करने में गलती हो सकती है, ये तो -2 दिख ही रहा है, ये तो -2 दिख ही रहा है, बट ये जो इंटरसेक्ट जो मैंने लाइनें ये जो खींची है उसका जो ये एंगल मैंने लिया है ना, तो एंगल उल्टा तिरछा हो सकता है। तो मेरे पास में नीचे 2 पॉइंट है और ऊपर 4 पॉइंट है, तो मैं यहाँ तो ये तो -2 सही है, -2 सही है, ऊपर का 4 लूं, सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, क्या किया जाए, क्या किया जाए, देखते हैं। अब हम हमारी दूसरी मेथड लगाते हैं, ये है 2x + 3y = 6, ठीक है। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है तो मैंने किया x + y = 1,
मैंने क्या किया, मेरी दूसरी मेथड जो हमको पता रहती है, तो मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और इन सबको माइनस कर दिया। 2 से 2 गया, 3y में से 2y गया तो y बचा, 6 में से 2 गए तो बचे बचे 4। तो ये जो है ना, ये 3 नहीं है, ये y कोऑर्डिनेट आ गया इसका 4। अगर यहाँ y कोऑर्डिनेट 4 है तो x कोऑर्डिनेट कितना आया, x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो यहाँ पे x प्लस 4 इजिकल्स टू 1, तो x इजिकल्स टू 1 माइनस 4, तो माइनस का 3 आएगा। तो मेरा अजम्पशन जो था, मेरा अजम्पशन था कि ये -2 और ये होना चाहिए, तो नहीं बेटा, ये थोड़ा और ऊपर जाके ये जो कट रही है, ये बेटा यहाँ पे नहीं कट के, ये बिल्कुल ये पॉइंट आएगा, ये कहीं पे यहाँ पे कट रही होगी, तो ई जो आएगा ये आ जाएगा -3 और 4। देखो मैंने जो गलत किया तो उसको सुधारने के लिए मैंने कुछ तो किया ना। यहाँ से सीखने को क्या मिला, क्वेश्चन से ये सीखने को मिला कि अगर मैं इसको प्रॉपर ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करता तो ये लाइनें बिल्कुल स्केल से ड्रॉ करता, स्केल से खींचता। तो इसलिए यहाँ से यही सीखने का है कि ये जो फालतू टाइम गया ये ग्राफ पेपर पे नहीं जाएगा, वो बिल्कुल -3 और 4 पे ही कटेगा। तो सॉल्यूशन -3 और 4 आ गया। कौन से बच्चों को लग रहा था सर गलत करवाने के लिए, गलत करवा दिया सर ने, सर अंधेरे में चल रहे हैं लेकिन गलत नहीं करवाएंगे। अंधेरे में चल रहा हूं मैं, हाथ से ड्रॉ कर दे रहा हूं, दैट मीन्स बाकी अपने पास मैथ्स की टेक्निक्स है, इससे अपन निकाल सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो। सॉल्यूशन इसका आ गया। अब नेक्स्ट उसने क्या बोला था, उसने फाइंड सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर गिवन लाइंस मीट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को कहाँ पे काट रही है, ये जो पहली लाइन थी, पहली लाइन काट रही है 0 और 2 पे काट रही है, और दूसरी लाइन 0 और 1 पे काट रही थी। तो उसने क्या बोला, सम करो ऑर्डिनेट्स का ऑफ द पॉइंट्स, उन वो पॉइंट्स वेयर गिवन लाइंस मीट वाई एक्सिस को 2 पे ए पॉइंट मिल रहा है, वाई एक्सिस को कौन कौन से पॉइंट मिल रहे हैं, ए पॉइंट मिल रहा है 0 2 और ये सी पॉइंट मिल रहा है वाई एक्सिस को 0 1, ये 2 पॉइंट मिल रहे हैं। अब उसने किसका सम निकालने के लिए बोला, ये अगर तुमको वर्ड नहीं पता रहेगा, बेसिकली क्या है ना कि सम निकालने का बोला है, कोऑर्डिनेट्स का ही कुछ बोला है, तो वाई एक्सिस पे तो x तो 0 रहता है, तो 0 0 तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 और 1 3 हो जाएगा। लेकिन उसने बोला भी बिल्कुल शार्पली कि फाइंड सम ऑफ ऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये जो पॉइंट्स है इनके जो y कोऑर्डिनेट्स है उनको बोला जाता है ऑर्डिनेट्स। यही लिखवा देता हूं तुमको, जो y कोऑर्डिनेट्स है उनको बोला जाता है बेटा ऑर्डिनेट्स। ये अगले आगे तुम क्लासेस में सीखोगे। और इसके जो x कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये x और y तो है, ये x और y तो बता रहे हैं 0 2 0 1, तो इसके जो y कोऑर्डिनेट्स है उनको बोला जाता है बेटा ऑर्डिनेट्स। x एक्सिस को बोला जाता है एप्सिका एंड ऑर्डिनेट्स। तो इसने बोला सम करो उन पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स का जो y एक्सिस को काट रहे हैं, तो 2 और 1 y एक्सिस, y मतलब ऑर्डिनेट्स क्या हुए 2 और 1, तो सम क्या हो गया इसका आंसर। ठीक है, मैं इसको कहाँ पे लिखूं, यहीं पे लिख दूं, ये समझ में आ गया तुमको दोनों पॉइंट्स। सम ऑफ ऑर्डिनेट्स इज 2 + 1 = 3, ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ऑर्डिनेट्स इसमें क्या है, एफसी का है 0 2, वाई एक्सिस को पॉइंट अगर क्रॉस कर रहा है तो एक्स ऑलरेडी 0 ही रहेगा, तो ये 2 पे काटा 1 पे काटा, तो 2 + 1 3। ठीक है, थम बिल्कुल दे देना, लाइक कर देना। चीज़ों को हमने बिल्कुल किस तरीके से सीख रहे हैं, क्वेश्चन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्वेश्चन को क्या है ना चीरा फाड़ी करके पूरा देखना कि हाँ बेसिकली हमारे एग्जाम्स में यार ऐसा पूछा जा रहा है, मैं भी फंस सकता हूँ। मेरा ग्राफ अगर मैंने हाथ से ऐसे ही बना लिया तो ऐसे बनाओगे फंस जाओगे। ऐसा नहीं है जैसे मैंने कि इसको फटाफट कर लेता, मैं दूसरी मेथड से मैंने किया उसको, मेरे पास कोई चारा नहीं था। बट अगर आप ग्राफ के ऊपर बिल्कुल प्रॉपर 1 to 1 पॉइंट लेते हो, लाइन से स्केल से खींचते हो, तो 100% उसी पॉइंट पे जाके क्रॉस होगी। इसका जो है इस क्वेश्चन का मैं ग्राफ तुमको ग्राफ पेपर पे बना के बताऊंगा और फिर तुमको बताऊंगा, फोटो भेजूंगा अपने ग्रुप पे कि कैसे ये बिल्कुल -3 और 4 पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर तुमने भी ग्राफ अगर अच्छे से बना लिया था, -3 और 4 पे इंटरसेक्ट कर रही थी, तो मुझे फोटो जरूर भेजना। ठीक है, एक थंब दे देना, इस क्वेश्चन को आराम से समझ लो, उतार लो पूरा, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और ये भी क्वेश्चन सेम पेपर में आया था 2025 के सेम पेपर में आया था, स्टैंडर्ड पेपर में 2 मार्क्स के लिए। ये क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स के लिए। दिखने में कितना बड़ा क्वेश्चन है, दिखने में कितना बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना जरूरी है, क्या पूछा गया है। क्वेश्चन को सबसे पहले समझो, पढ़ो, समझो क्या पूछा गया है। क्वेश्चन से नहीं घबराना है, ठीक है। क्या पूछा गया है वो बोलने की बात क्या कर रहा है, ठीक है। कॉस्ट मतलब कि कीमत ऑफ 2 kg एप्पल्स, 2 kg एप्पल्स की एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹320। क्या बोला उसने, 2 किलो एप्पल की और 1 किलो अंगूर ग्रेप्स की एक सर्टेन डे पे, किसी भी एक सर्टेन डे पे जो कीमत थी वो 320 रुपये थी। Cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes was found to be 600 rupees। और दूसरी ओर 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स की कीमत 600 रुपये थी। अब उसका क्या बोलना है, इफ, अगर उसने कंडीशन दी, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप इज X रुपीज एंड Y रुपीज। उसने खुद बता दिया कि अगर 1 किलो एप्पल की कीमत और 1 किलो ग्रेप की कीमत X रुपये और Y रुपये हो, तो उसने पहले स्टेटमेंट देता है क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिए, इतने एप्पल, इतने केजी एप्पल, इतने केजी अंगूर 320 रुपये के हुए, 4 केजी एप्पल, 2 केजी अंगूर 600 रुपये के हुए। उसने ये बोल दिया कि 1 केजी एप्पल की कीमत X रुपये है, 1 केजी अंगूर की कीमत Y रुपये से। नेक्स्ट अब उसने क्या पूछा, ये हुआ इंफॉर्मेटिव पार्ट। नेक्स्ट, रिप्रेजेंट गिवन इक्वेशन एल्जेब्रिकली। तो एल्जेब्रिकली आपको ये जो इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशंस एल्जेब्रिकली बतानी है एज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के रूप में। चेक वेदर सिस्टम सो ऑब्टेन्ड इज कंसिस्टेंट और नॉट। इसलिए ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में है कि तुमको इसमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है। आपको दिया हुआ क्या है, आपको कुछ नहीं है। आपको दिया हुआ क्या है, आपको दिया हुआ है गिवन दैट, आपको खुद ही उसने ही दे दिया। कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल, ये उसने खुद ने दे दिया कि ये है X रुपीज़, ठीक है। कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, वो खुद दे दी उसने कि ये Y रुपीज़ है, ठीक है। X रुपीज़ है, Y रुपीज़ है। कॉस्ट 1 kg एप्पल की उसने खुद ने दे दी। अब आपको और इन्फॉर्मेशन क्या दी है, आपको दी हुई है, क्या दी हुई है, सबसे फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स। क्या दिया हुआ है, इज 320 रुपीज। तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, 2 kg एप्पल, तो 1 किलो एप्पल की कीमत तो आपने बता दी हमको X रुपये, तो 2X हमको पता ही है, बीच में एंड आ गया, एंड मतलब कि प्लस 1 kg ग्रेप, 1 kg ग्रेप की कीमत तो हमको पता है Y है, इज इक्वल टू कितने रुपए हुए, ये रुपए एप्पल्स की कीमत प्लस ग्रेप्स की कीमत कितने रुपए हुए, 320। ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकंड हमको क्या बोला हुआ है उसने, सेकंड हमको बोला है कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स, 2 kg ग्रेप्स इज 600। तो 4 kg एप्पल की, तो 1 kg एप्पल की कीमत तो X है, तो 4X है, एंड लग गया तो हम यहाँ पे लगा देंगे प्लस 2 kg ग्रेप्स की कीमत तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 किलो की कीमत Y रुपये है, तो 2 किलो की 2 मल्टीप्लाई बाय Y 2Y। 1 किलो की एप्पल की कीमत X रुपये है, तो 4 किलो की 4X। दोनों को एंड आ गया, दोनों को हम जोड़ लेंगे, ये जो पैसे बने वो कितने रुपए बने, 600 रुपये। ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई। आपको क्वेश्चन में यही पूछा था, रिप्रेजेंट गिवन इक्वेशन एल्जेब्रिकली एज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 बन गई, इसलिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट आपसे पूछा क्या उसने,
चेक, आपको क्या चेक मारना है, आपको चेक करना है वेदर सिस्टम सो ऑब्टेन्ड, ये जो सिस्टम हमारे पास आया इज कंसिस्टेंट और नॉट, कंसिस्टेंट और नॉट, कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। कंसिस्टेंट है मतलब क्या होता है, कंसिस्टेंट है मतलब कि सॉल्यूशन होना चाहिए, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बननी चाहिए या फिर कोइंसिडेंट लाइंस बननी चाहिए। और इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, इस क्वेश्चन के माध्यम से तुमको बहुत ही अच्छी एक सीख दूंगा मैं। ये हो गया, ये इतना समझ में आ गया। ये जो दोनों इक्वेशंस बनी हैं, अब मैं क्या करूं यार, जगह मेरे पास कम पड़ जाती है हर बार। हम ये करते हैं कि इसको बिल्कुल अच्छे से, इसको तो तुम नोट डाउन कर लेना, इसको इरेज कर देता हूं मैं अभी, है ना। या फिर एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे कंपेयरिंग फॉलोइंग इक्वेशंस, अब आपको चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम क्या है, कंपेयरिंग फॉलोइंग इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम द स्टैंडर्ड इक्वेशंस। हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे रेशोज। a1 बाय a2 क्या है, तो a1 है 2, a2 है 4, तो ये हो गया 2/4। सिमिलरली b1 बाई b2 डायरेक्टली हम रेशियोज निकालेंगे। b1 y के सामने वाला 1 डिवाइड बाय नीचे y के सामने हो गया 2, c1 बाय c2 कितना आ गया, c1 बाय c2 320 डिवाइड बाय 600। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। मैं थोड़ा सा देख लेता हूं कि ये प्रॉपर तरीके से, हाँ दिख तो प्रॉपर तरीके से रहा है, बट थोड़ा सा होच पोच लग रहा है, इसलिए मैं क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं। वो तो हमने समझ ही लिया था, ये चीजें रहने देता हूं। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा ये। क्वेश्चन से तो क्या है, क्वेश्चन तो तुम पॉज करके वापस लिख लोगे, चीज समझ लो, बस क्वेश्चन को समझ लो कि क्या इसका आंसर कैसे आएगा। बाकी क्वेश्चन तो आप रिवर्स जाके भी कर सकते हो। ठीक है, ये कंपेयर कर लेते हैं हम ऊपर ही। ठीक है, इस सारा कंपेरिजन क्या है हम ऊपर ही कर लेते हैं, ऊपर ही कर लेते हैं। कंपेयर करने पे हमारे पास क्या आया, a1 बाई a2 कितना आया था, 2/4। सिमिलरली b1 बाई b2 कितना आया था, 1/2। c1 बाई c2 कितना आया था, 320 डिवाइड बाई 600। ठीक है, इनको अब काटो, 2 एकम 2, 2 दूआ 4, तो ये 1 बच गया, ये 2 हो गया, ये तो 1/2 था ही सही। 600 को काटेंगे तो 6 से, सॉरी 0 से 0 गया। अब इसको किससे निपटाएं, एक काम करते हैं, 6 के फाड़े में तो आ नहीं रहा है, इसलिए क्या है ना, इसको अपन 2 से ही कर लेते हैं, 2 से कर लेते हैं। तो 2 तिया 6, ठीक है, 2 तिया 6, 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 12। फिर वापिस 2 से करते हैं तो क्या बच जाएगा, दूरी 8 16। ठीक है, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो ये जो रेशियो आ जाएगा ये आ जाएगा 8 डिवाइड बाय 15। तो आप इन तीनों रेशियो से क्या देखोगे, आप देखोगे a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2। आप देख रहे हो a1 बाई a2 कंपेयरिंग द रेशियोज इज इक्वल टू b1 बाई b2। ये तो सही है, लेकिन वो c1 बाई c2 के इक्वल नहीं है, बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ये जो इक्वेशन है मैंने तुमको सॉल्व करके बताया था कि ये जो लाइंस है ये फिर क्या बना रही है, ये लाइंस बन रही है पैरेलल लाइंस, ये लाइंस बन रही है पैरेलल लाइंस। हेंस पैरेलल लाइंस मतलब नो सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जिसका कुछ सॉल्यूशन होता है। हेंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, आंसर क्या हो गया हमारा, हेंस गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। ये इसका आंसर हो गया भाई साहब। आंसर आपका 2 पार्ट्स में था। सीबीएसई में यही खासियत है, उनकी खूबी है, वो एक चीज पूछते ही नहीं है। तुमसे इक्वेशंस बनवाई, इक्वेशंस के बाद में रेशियोज निकलवाए, रेशियोज के बाद में ये जो चीज है, इस चीज को भी उन्होंने तुमसे क्रॉस चेक करा कि तुम्हें ये फंडा पता है कि नहीं है। सीबीएसई में हमें अपना माइंड बाय डायरेक्शनल ऐसे ही चलाना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है कि सिमिलरली बस ये एमपी बोर्ड की जैसे बस ये इक्वेशंस एल्जेब्रिकली निकाल लो, ऐसा नहीं होता है। सीबीएसई में आपको
ये सारी चीज़ें भी निकालते एक साथ आपको 4 से 5 मतलब जो पूरे फंडे हैं वो सारे क्लियर होने चाहिए और उसके बाद में तुम्हारा आंसर बनता है। ठीक है, ये आंसर हमने निकाल लिया कि ये इक्वेशंस जो आपने हमसे बनवाई इन्फॉर्मेशन दे के ये इनकंसिस्टेंट है, ये आपने ऐसे ही बनवा दी, इनका कोई औचित्य नहीं है। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब क्या है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। मतलब ये जो एक्स और वाई जो है ना, ये एक्स और वाई अलग अलग है। ये एक्स और वाई की अगर एक वैल्यू आएगी तो वो दूसरे को सेटिस्फाई नहीं करेगी, इसलिए ये लाइंस पैरेलल बन जाएगी और सॉल्यूशन नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो अंगूर, ये जो एप्पल है आपके और ग्रेप्स है, ये एप्पल और ग्रेप्स अलग अलग वेराइटी के हैं। अगर सेम वेराइटी के रहते तो इसकी जो प्राइस है हम जो जोड़ते और ये जो प्राइस निकालते 320, तो वैसे भी हम यहाँ पे वो सेम ही अंगूर की सेम ही एप्पल की और सेम ही ग्रेप्स की प्राइस रखते हैं, तो ये 600 आ जाता है। इसका मतलब ये पता चला, इनकंसिस्टेंट का मतलब फिजिकली हमको क्या पता चला कि ये जो है ये अलग अंगूर के एक्स और वाई है और अलग एप्पल का है, ये अलग एप्पल की प्राइस है, दोनों एप्पल्स अलग अलग है। यहाँ से ये समझ में आया। ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत ही प्यारा था। क्वेश्चन अगर नहीं लिखा हो तो उसके लिए माफ़ी, बोर्ड बिल्कुल ऐसा ही छोटा ही पड़ जा रहा है, तो वापस रिवर्स में चले जाओ, वहाँ से रिकैप करके देख लेना क्वेश्चन। बाकी ये रहा तुम्हारे सामने सॉल्यूशन बिल्कुल प्यारे तरीके से तुमको दे दिया है अपन ने, चीज़ों को समझाने के साथ। और यहाँ से बेस्ट एग्जाम्पल भी मिल गया कि इक्वेशंस तो हमसे बना लेंगे लेकिन आंसर उसका नहीं आएगा, वो अलग एप्पल और अलग अंगूर की बात कर रहा है। ठीक, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, यही तुम्हारा आंसर है। सो 2 क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर्स के हो गए। ठीक है, 2 क्वेश्चंस हो गए। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन तुम्हारे नोटबुक में भी दिया हुआ है, मेरी नज़र पड़ी उस पर, उसको कर लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना। आंसर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हमारे साथ के साथ चल रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। इससे क्या है कि ये लो, तुम्हारे इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। उसने बोला है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 is equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shadow the triangular region। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है। उसने क्या बोला, उसको क्वेश्चन नंबर 7 को देखो, उसने बोला कि 2 इक्वेशंस दी हुई है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, सेकेंड इक्वेशन दी है 3x प्लस 2y माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0। उसने बोला डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइंस। ये जो लाइंस है, ये लाइंस ने एक ट्रायंगल फॉर्म करेगी और ट्रायंगल फॉर्म किसके साथ साथ हो रहा है, विद एक्स एक्सिस। तो ठीक है, उसने क्या बोला, उसने फाइंड करने का बोला, फाइंड वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल जो कि फॉर्म किससे हो रहा है, फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड इन लाइंस ने, जो कि इन लाइंस ने फॉर्म किया, एंड एक्स एक्सिस के साथ में इन लाइंस ने जो ट्रायंगल फॉर्म किया है उसके वर्टाइसेस, बिल्कुल उसके तीनों वर्टाइसेस बताओ, और साथ के साथ में वो जो और क्या बोला है उसने, शेडो द ट्रायंगुलर रीजन, जो ट्रायंगुलर रीजन जो बना उसको शेडो करो। तो भैया ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा इसका। इसको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है उसका, जिसको मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। ठीक है, आपको जो 2 इक्वेशंस दिए उनको लिख लेंगे हम, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इसको हम डेस कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, 3x प्लस 2y माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड इक्वेशन। हाँ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमको क्या पता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमको पता है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस का y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू, प्लस का 1 उधर जाएगा
और प्लस का x उधर जाएगा तो माइनस का x बनेगा, माइनस का 1 बनेगा। तो अब क्या है, ये इसमें थोड़ी हमको तो y को प्लस में चाहिए, तो हम क्या करेंगे, माइनस वाई इजिकल्स टू माइनस, इन दोनों में से माइनस को कॉमन बाहर ले लूंगा तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1, ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं भाई, ऐसा तो तुम कर ही सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि माइनस साइन को अगर अंदर वापस मल्टीप्लाई करोगे, या फिर ऐसा बोलो -1 मैंने बाहर लिया, -1 बाहर लिया, -1 वापस अंदर जाएगा तो माइनस का एक्स देगा, माइनस का 1, ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा बिल्कुल। तो हमारे पास में y इजिकल्स टू एक्स प्लस 1 ये इक्वेशन आ गई, y इजिकल्स टू एक्स प्लस 1 ये इक्वेशन आ गई। तो इसके लिए हमको मिनिमम लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए रहते हैं बच्चों, 2 पॉइंट। अब ये सारी चीज़ें हम बराबर करने लग गए। इक्वेशन बिल्कुल सिंपल सी है, इक्वेशन बिल्कुल सिंपल सी है, तुम यही करोगे, पुटिंग x इजिकल्स टू 0, तो y इजिकल्स टू कितना आएगा, x इजिकल्स टू 0 रखो, 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 तो 1 आएगा, आपने इसको 0 रखा तो ये 1 आ जाएगा। पुटिंग क्या करोगे, x इजिकल्स टू 1 तो y इजिकल्स टू कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, 1 रखा तो 2 आ जाएगा। हो गया, ये बिल्कुल आराम से हो गया, ठीक है। सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 इक्वेशन में हमको थोड़ी सी मेहनत है। क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 2y माइनस का 12 इजिकल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा 2y के फॉर्म में निकालते हैं, 12 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 12, ये 3x इधर है, उधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा, माइनस का 3x, y इजिकल्स टू हो जाएगा 12 माइनस का 3x डिवाइड बाय 2। सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। वापिस हमको क्या है, 2 ही चीज चाहिए। आप बता दोगे कि हमको तो भाई साहब x और y में 2 पॉइंट चाहिए एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए। x इजिकल्स टू 0 रखो, क्या करोगे, पुट करोगे x इजिकल्स टू 0, तो y इजिकल्स टू कितना जाएगा, 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 डिवाइड बाई 2, 12 माइनस 0 डिवाइड बाई 2 ये हो जाएगा 6 से डिवाइड, तो y इजिकल्स टू आ जाएगा 6, 0 y इजिकल्स टू 6, ठीक है। अब x इजिकल्स टू तुम 1 रखोगे, क्या 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 12 में से 3 जाएगा 9, 9 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो आप 1 नहीं रखोगे, फिर आप 2 रखोगे तो 3 2 6, क्या करोगे, पुटिंग x इजिकल्स टू 2, x इजिकल्स टू 2 तो y इजिकल्स टू कितना हो गया, 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 2, 12 माइनस 3 2 6 डिवाइड बाय 2, 12 में से 6 गए तो 6 डिवाइड बाय 2, ये डिवाइड हो जाएगा और आ जाएगा 3। स्पीड ज़्यादा तो नहीं हो रही है, बिल्कुल इसको पॉज करके खुद से भी कर लिया करना। अगर आप x इजिकल्स टू 2 रखते हो तो y इजिकल्स टू 3 आ जाएगा, ठीक। ये दोनों चीज़ें हम ड्रॉ कर लेते हैं। अब बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ करते हैं। अब मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा कि हम परफेक्ट हमारा ग्राफ बनाएं। थोड़ा परफेक्ट बनने के लिए इधर लाना पड़ेगा इसको। उसने क्या बोला है, ये लाइनों से, ये जब लाइनें ड्रॉ करोगे आप तो एक ट्रायंगल बनेगा भाई साहब। ये हो गया x, ये हो गया y, x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। बिल्कुल कुछ नहीं है, एक स्केल से भी अगर हम नाप के चलें तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वैसे के वैसे ही ये यहाँ पे हो जाएगा 1, तो 2, तो 3, तो 4, तो 5, तो 6, तो 7, ठीक है। तो ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। सिमिलरली 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पर्याप्त। ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, ठीक है। स्केल हमको पता ही है, x एक्सिस 1 बॉक्स 1 यूनिट, y एक्सिस 1 बॉक्स 1 यूनिट,
ठीक है, अब दोनों लाइनों को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। x इजिकल्स टू फर्स्ट लाइन x इजिकल्स टू 0 y इजिकल्स टू 1, x इजिकल्स टू 0 ये रहा, x इजिकल्स टू 0 y इजिकल्स टू 0, x इजिकल्स टू 0 तुमने खींचा, y इजिकल्स टू 1 y इजिकल्स टू 1 ये रहा, तो तुमने इधर खींचा, तो ये एक पॉइंट तो ये मिल गया हमारे पास, a पॉइंट ये जो है ये आ गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या हुआ 1 तो 2 आपने रखा 1 तो ये आया 2, आपने रखा x इजिकल्स टू 1 तो y इजिकल्स टू 2, x इजिकल्स टू 1 y इजिकल्स टू 2 कहाँ है, ये हो गया y इजिकल्स टू 2 x इजिकल्स टू 1 ये रहा, तो ये नेक्स्ट पॉइंट मिल गया। तो भाई साहब ये पॉइंट अब आप देखोगे ये x एक्सिस को कहाँ क्रॉस करेगा, मेरे हिसाब से तो ये -1 पे ही क्रॉस कर देगा भाई साहब। मैंने इसको स्केल से बिल्कुल ऐसा बनाया, ये लाइन बन गई आगे। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन मैंने बनाया है, बिल्कुल इस बार हमने सावधानी से बिल्कुल बनाई है, हाथ से हैंडमेड है। आप फ्री ड्राइंग भी कर सकते हो, लेकिन हैंडमेड में ये दिक्कत रहती है कि आप बेटा बाद में कंफ्यूज भी हो सकते हो। ये हो गया फर्स्ट, हमने ये इक्वेशन डाल दी, हमको पता है हमारा ये जो पॉइंट है ये ए है, ये पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 1 है, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 1 और 2 है। ठीक है, ए पॉइंट बी पॉइंट हमारा ड्रॉ हो गया। सेकेंड इक्वेशन x इजिकल्स टू 0 y इजिकल्स टू 6, x इजिकल्स टू 0 y इजिकल्स टू 6 कहाँ है, x इजिकल्स टू 0 तो ये रहा भाई y एक्सिस, y इजिकल्स टू 6 ये रहा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में ये आया। ठीक, हमने इस पॉइंट को पकड़ा, तो ये हमारे पास में C पॉइंट है, 0 6 C पॉइंट हमने पकड़ा, ये पॉइंट। अगला क्या है 2 और 3, x इजिकल्स टू 2 तो y इजिकल्स टू हो गया 3। कहाँ है पॉइंट, x इजिकल्स टू 2 तो y इजिकल्स टू 3, ये गया पॉइंट, और ये मेरे को लगता है ये पॉइंट इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट भी है। ये रहा इसका पॉइंट, ये बिल्कुल इस लाइन के ऊपर ही ये पॉइंट आ गया बच्चों। तो ये क्या है, ये हो गया इसका C पॉइंट, तो ये हो जाएगा इसका D पॉइंट। D पॉइंट क्या है, D पॉइंट है भाई साहब 0 2 और 3। तो अब इसको बिल्कुल सावधानी से मैं ड्रॉ करता हूँ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो ये भी इंटरसेक्ट करेगा। मैंने इसको पकड़ा, लाया ऐसे ये, तो मेरे हिसाब से मैंने जो ड्राइंग बनाई है ये इसको 4 पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो बच्चों उसने क्या बोला था, फाइंड वर्टाइसेस ऑफ द ट्रेंगल कौन सा ट्रेंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, इस लाइन ने एंड एक्स एक्सिस ने। तो ठीक है, एक्स एक्सिस तो मेरी ये रही, मेरी एक्स एक्सिस ये है, एक लाइन ये रही, दूसरी ये लाइन ले रही, तो मुझे ट्रेंगल कहीं ना कहीं बनते दिख रहा है। कौन सा ट्रेंगल बनते दिख रहा है, बिल्कुल आप बोलोगे सर ये वाला ट्रेंगल बनते दिख रहा है। ये जो दोनों लाइनें हैं ना, ये दोनों लाइनें ने इंटरसेक्ट यहाँ पे किया, ये यहाँ पे एक ने एक्स एक्सिस पे किया, यहाँ पे किया, तो ये एक्स एक्सिस के साथ में ये जो शेडेड रीजन है उसने शेड करने का बोला, ये हो गया इसका ट्रेंगल। तो ट्रेंगल एरिया को हमने शेडेड कर दिया, हमारा ये क्वेश्चन एक्स एक्सिस और शेड करने का बोला था उसने, तो हमने शेड कर दिया इसको, ये हमारा शेडेड रीजन हो गया। और वर्टाइसेस बोला था, तो वर्टाइसेस कौन कौन से है, वर्टाइसेस मतलब पहला पॉइंट वर्टाइसेस ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो एक पॉइंट जो D था ये इसका वर्टाइसेस हुआ, जो कि 2 3 था, D था। हमारे पास पॉइंट क्या था A B C D, तो ये था E और ये ले लो F। तो वर्टाइसेस R, वर्टाइसेस कौन कौन से हो जाएंगे, वर्टाइसेस R, वर्टाइसेस हो जाएंगे D E F। D के कोऑर्डिनेट्स क्या है 2 3, E के कोऑर्डिनेट्स क्या है ये -1, एक्स एक्सिस पे -1 है तो y इजिकल्स टू 0, और F इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 4 और 0। ठीक है, ये इसके वर्टाइसेस आ गए। हमको यहाँ से क्या सीखने को मिला, ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं हमसे, दूसरी चीजें भी पूछी जा सकती है। एक लाइन थी, दूसरी लाइन थी, दोनों ने इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट पे, इसने एक्स एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट किया, वाई एक्सिस को यहाँ इंटरसेक्ट किया। अब इस क्वेश्चन में मैं एक थोड़ा सा ट्विस्ट डालता हूं बच्चों, कि अगर वो तुमसे पूछता फाइंड द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस, यहाँ पे कर देता वाई एक्सिस,
तो कौन सा एरिया शेडेड हो जाता, तो तुम बोलते कि ये दोनों लाइनें वाई एक्सिस के साथ में यहाँ पे ट्रेंगल बना रही है, तो उस केसेस में तुम इस एरिया को शेड करते। चीजें समझ में आई? एक क्वेश्चन, दो कॉन्सेप्ट, चीजें समझ में आई? यही बात बोल रहा हूं कि फिर अगर ये बोल देता कि ट्रेंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस, इन लाइनों से, एंड वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस पे तुम इसको शेयर करते और वर्टाइसिस तुम्हारे क्या हो जाते? वर्टाइसिस तुम्हारे हो जाते, एक तो रहता डी, सी और ए, क्या हो जाते? ए सी और डी, ए सी डी। ए के वर्टाइसेस क्या है? ए के वर्टाइसेस तुमको पता है 0 और 1, 0 और 1। सी के वर्टाइसेस 0 और 6, 0 और 6। और डी के वर्टाइसेस 2 और 3। चीज समझ में आ गई? क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं ये बोल रहा हूं कि अभी क्वेश्चन दिया था आपको ये दोनों लाइंस और एक्स एक्सिस, तो ये रेड वाला आंसर है, हमको इसको शेड भी करना है और इसके वर्टाइसेस ये रहे, ये ब्लैक वाले। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछ लेता, हो सकता है कि नेक्स्ट हमको यही पूछा जाए कि वाई एक्सिस के साथ कौन से हैं, तो वाई एक्सिस के साथ में ये वाले हैं, ये ट्रायंगल बन रहा है ये। तो एक क्वेश्चन, एक तीर दो निशाने। आपका 7th नंबर क्वेश्चन अच्छा था, बिल्कुल एमपी बोर्ड वालों के लिए भी मैं बोल रहा हूँ बेटा, ये मोस्ट VIMP क्वेश्चन है, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे क्वेश्चन में ये आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लेना, ठीक है? VIMP क्वेश्चन है ये, बिल्कुल इसको डाल लेना, 100% तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है? यहाँ से चीज़ अपन को समझ में आ गई, नोट डाउन कर लो इसको। सो बच्चों, इसी के साथ क्या है, हमारा इस चैप्टर में 3.1 एक्सरसाइज का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको मैंने करवा दिया। और इस हिसाब से हमारी 3.1 एक्सरसाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे, इसमें से एक क्वेश्चन 100% आएगा, इसकी तैयारी हमने अच्छे से कर ली। ग्राफिकली कैसे डिज़ाइन करना है, कैसे क्या हमें एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करना है इक्वेशंस को, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। तो हमारा जो पार्ट 3 था वो बेसिकली क्वेश्चंस के बारे में ही था। हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे, कुछ कॉन्सेप्ट समझे, और इस हिसाब से हमारी इस यूनिट की यहीं पे हम 3.1 जो है उसको सम अप करते हैं। और आगे के जो क्वेश्चंस है मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। और इसमें कोई से भी क्वेश्चंस अगर आपको कोई सा डाउट रह जाता है कि सर ये क्वेश्चन रह गया, ये नहीं हमसे हुआ, तो मुझे कमेंट डाउन जरूर कर देना, उसको भी मैं सॉल्व करके बता दूंगा। बाकी मेरे हिसाब से मैंने इतना तो तुम्हें पूरा बता दिया है कि तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट्स है सारे क्लियर हो चुके हैं, और हम सारे क्वेश्चंस किसी भी प्रकार के आते हैं तो कर पाएंगे। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ, एल्जेब्रिक मेथड्स के साथ और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ हमारी 3.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे अगले कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब के लिए बाय बाय।